नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है ये स्टीव जॉब्स का। बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डज नॉट मैटर टू मी, गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। बहुत ही खूबसूरत कोट, बहुत ही खूबसूरत, राइट। सोचिएगा इसके बारे में, इसकी गहराई को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस पर और ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। आई विल लिव इट ऑन यू गाइस। 15 सितंबर 2023 फ्राइडे के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, हमारे टेबल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज। ये वाला टॉपिक जो है ये अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इंडियाज़ डबल ब्रेन ड्रेन क्या है ये, इसको समझेंगे। फिर जो हमारी पोस्ट ऑफिस हैं उसके लो को लेकर एक बदलाव हुआ है, तो क्या है ये नया बदलाव। ये वाला आर्टिकल जो है ये एनवायरनमेंट को लेकर है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। फॉरेस्ट को लेकर आर्टिकल लिखा है, दो एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल लिखा है, पायोनियर का ये आर्टिकल है। देन वी हैव हिंदू का ये आर्टिकल है, और ये 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, और ये इन्फ्लेशन इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है दिस इज अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू। और करंट अफेयर्स में अगर आप एक अच्छी ग्रिप लाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ये वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। दिस वीडियो सर्व्स एवरीवन। तो चलिए शुरुआत जो है वो इकोनॉमी के टॉपिक से करते हैं। रेनिंग इन इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस रिमेन ए की कंसर्न। फूड की जो प्राइस हैं ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगस्त में जो रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, या फिर होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई, ओवरऑल इन जनरल चीज़ों में जब महंगाई या फिर उनके दाम बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन। तो ये रिटेल लेवल की बात है, होलसेल की नहीं है ऑफ कोर्स। और जुलाई में इन्फ्लेशन जो था दैट वाज 7.44%। अब सरकार जो है, गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट दिया है। टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो आपको 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है। ये 6% अपर लिमिट है, 2% लोअर लिमिट है। और आइडियली 3 के आसपास अगर रहता है तो अच्छा, 3 और 4 के बीच में है तो इट इज़ ओके, राइट। तो वो अच्छा इन्फ्लेशन का रेट माना जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 7.44% हो गया, यानी कि अपर लिमिट से ज़्यादा। और अगस्त में अच्छी बात यह है कि ये कम हुआ है, लगभग 1% इसमें गिरावट देखने को मिली है, लगभग 1%। इट इज़ 6.83%, लेकिन फिर भी ये 6% की जो लिमिट है उससे तो ज़्यादा ही है। दैट मीन्स के महंगाई जो है वो ज़्यादा है। अब फूड की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है या फिर बढ़ चुकी है, उसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। एक तो है इरेटिक वेदर, यानी कि जो वेदर सिस्टम, यहाँ पर क्लाइमेट और वेदर के बीच में भी एक डिफरेंस होता है, आपको पता है ना। वेदर जो है इट्स अबाउट शॉर्ट टर्म, तो वेदर जो है वो काफ़ी इरेटिक रहा है, राइट, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है। तो दिस इज़ वन रीज़न। और दूसरी चीज़ ये है वीक मॉनसून। अब कुछ ऐसी जगहें हैं ना, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी जगहों से होंगे जहाँ पर आज भी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो हो रही है। एंड लेट मी टेल यू, मैं जिस जगह से हूँ, राइट, राजकोट, गुजरात, तो हमारे यहाँ पर आप किसी को भी पूछिएगा, अगर राजकोट में आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो आस्क देम, लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। स्टार्टिंग के टाइम पर थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है। तो बहुत ही ख़राब मौसम है, राइट। सुबह जो है वो थोड़ी बहुत ठंड होती है, फिर दोपहर के टाइम पर धूप और बारिश जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। तो बहुत सारी जगहों पर वीक मॉनसून, और इसके पीछे भी जो रीज़न माना जाता है कि अल नीनियो जो है उसकी इफ़ेक्ट हमें देखने को मिली है। तो ये चीज़ें जब इस प्रकार की इरेटिक वेदर और वीक मॉनसून जब हमें देखने को मिलता है, तो हमारे देश में खेतीबाड़ी का प्रोडक्शन जो है वो कम होता है, और फूड की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है उस पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि ओपेक प्लस जो हैं, तो इन्होंने कट डाउन करने की
शुरुआत कर दी है, प्रोडक्शन जो है वो कट करेंगे तो सप्लाई कम होगी और डिमांड उतनी है, तो दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो चीज़ों की बढ़ेगी, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, आई बिलीव ये सारी चीज़ें बेसिक है और आपको पता भी होगी। मीन्स ओपेक प्लस ने क्या डिसीजन लिया शायद वो पता ना हो, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक रूल तो आपको पता होने ही चाहिए। नहीं पता है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उससे करनी है। और स्टैटिक सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, स्टैटिक यानी कि आपके जो इकोनॉमी है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, राइट, पॉलिटी है, जनरल साइंस हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो इनको आप करंट अफेयर के साथ रिलेट करना भी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही आपकी तैयारी होगी, अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एनसीईआरटीज़ की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई 3 महीने के अंदर मैं एनसीईआरटीज़ ख़त्म कर लूँगा सारी चीज़ें, राइट। यहाँ पर कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको उसेन बोल्ट की स्पीड पर एनसीईआरटीज़ ख़त्म करनी है। जो भी आप पढ़ें उसको गहराई से पढ़ें, एक एडल्ट की तरह पढ़ें, राइट। भले ही वो बच्चों की किताब हो कि 12th स्टैंडर्ड की किताब पढ़ रहे हैं आप और अभी आपने मास्टर्स भी ख़त्म कर लिया है, तो आपको एज एन एडल्ट के तौर पर उसको पढ़नी है कि भाई आपने एक 20 साल से ज़्यादा की उम्र है आपकी, आपने थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, तो उसको अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। फटाफट हड़बड़ी मत कीजिएगा, वरना वो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा और गहराई कभी नहीं आएगी, आप सरफेस लेवल पर ही चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग, राइट। थोड़ा धैर्य जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रैबिंग नॉलेज, और ख़ास करके बेस को अच्छा मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ये हो गई कुछ आपके लिए रेगुलर टिप्स की बात है। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक, अगस्त में यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन, रिटेल नहीं है, राइट, सिर्फ यहाँ पर फूड की बात हो रही है। और देखिए जुलाई में फूड इन्फ्लेशन जो है ये 11.51% था, डबल डिजिट में था। अगस्त में ये थोड़ा कम हुआ है, सिंगल डिजिट तक, नियरली सिंगल डिजिट तक पहुंचा है, 10 के पास है, लेकिन अगेन फूड इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है। और वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है, थैंक्स टू टमाटो, राइट। टमाटर की वजह से ही प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। 37.34% वेजिटेबल में इन्फ्लेशन था, ये कम होकर 26.14% हुआ है, बट एनीवेज इट इज़ टू मच। और इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं इनको ये पिंच फील हो रही हैं। डायरेक्टली हमारी जो सेविंग होती है उस पर इसका एक इम्पैक्ट आता है। पूरी साइकिल कैसे काम करती है, इन्फ्लेशन या फिर महंगाई जब बढ़ती है तो हमारे खर्च जो हैं, राइट, एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। मंथली एक्सपेंसेस जब बढ़ जाते हैं और सैलरी और इनकम तो वही है, तो सेविंग जो है वो कम हो जाता है। सेविंग अगर कम होगा तो लेट्स से आप बैंक में उतने रुपए कम रखेंगे, बैंक में पैसे कम होंगे, तो बैंक जो हैं वो फिर जो भी लिमिटेड पैसे हैं इस पर इंटरेस्ट बढ़ाकर आपको देगा, क्योंकि पैसे सबको चाहिए लेकिन लिमिटेशन है। मैं आपको एक बिग पिक्चर दिखा रहा हूँ, राइट। फिर इसमें छोटी छोटी डिटेल्स में तो और सारे सब्जेक्ट्स ही है ये, लेकिन ओवरऑल एक बिग पिक्चर देखें ये साइकिल कैसे काम करते हैं। तो बैंक के पास कम लिक्विडिटी होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लेट्स से लोन्स एक्सपेंसिव होगी, लोन्स एक्सपेंसिव होगी तो जो बिजनेसेस हैं वो नए पैसे बोरो नहीं करेंगे, और नए पैसे बोरो नहीं करेंगे तो दैट मीन्स कि वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो फिर लोगों को इन्फ्लेशन की डायरेक्ट इम्पैक्ट तब भी फील होगी, क्योंकि इनकम नहीं है और चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही है, तो फिर हेल्थ पर इम्पैक्ट होगी और बहुत सारे एक विशियस साइकिल जो है उसकी एक शुरुआत हो जाती है। और हमारे यहाँ पर दुखद बात यह है कि अगर लेट्स से कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, राइट, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अगर किसानों को फ़ायदा हो रहा है, अगर टमाटर की प्राइस बढ़ने से किसान जो है वो पैसे वाले बन रहे हैं, तो दैट इज़ ए गुड थिंग, इज़न्ट इट। क्योंकि रूरल एरिया में पैसे जाएंगे, और रूरल एरिया में जब भी पैसे जाते हैं तो उसकी भी एक पैटर्न है। लोग जो है वो सोना खरीदते हैं, शादी करवाते हैं बच्चों की, ट्रैक्टर खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बहुत सारे अप्लाइंसेस खरीदेंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की आइटम खरीदेंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर इकोनॉमी में ये पैसे जो हैं वो वापस आएंगे और अर्बन एरिया को भी इसका फ़ायदा होगा अगर रूरल एरिया में किसानों के हाथ में पैसे आते हैं तो। लेकिन जब फूड की प्राइस बढ़ जाती है तो जो ग्रोवर है, किसान है, उनको बेनिफिट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मिडल मैन को ही होता है। किसान ज़्यादा है, मिडल मैन कम है, और फ़ायदा उनको होता है। तो अगेन किसानों को तो यहाँ पर नुकसान ही होता है।
अगर प्राइस में कितना भी फ्लक्चुएशन क्यों ना आ जाए, प्राइस अप हो जाए या फिर डाउन हो जाए, नुकसान हमेशा हमारे देश में नेट लूजर जो है वो किसान ही रहते हैं। अगस्त में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जो है वो पिछले ईयर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले 24% ज़्यादा थी। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो था दैट इज़ टमाटर, राइट। और टमाटर की प्राइस जो है वो हमने देखा कि 300 रुपीज़ पर किलो तक पहुंच गई थी। अलग अलग एरिया में अलग अलग भाव था, लेकिन ये इंडिया की एक एवरेज है 300 रुपीज़ पर किलो। और फिर आज सिचुएशन ऐसी है कि कुछ जगहों पर 2 रुपये पर किलो भी मिल रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा सा जंप देखने को मिला या फिर एक बड़ी सी पीक और फिर एक ड्रॉप देखने को मिला, तो इसमें भी किसानों का ही नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं उनका कहना यह है कि वेजिटेबल की प्राइस जो हैं वो अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत ईजी होगी, थोड़ी बहुत कम होगी। और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये सारी चीज़ों को लेकर विजिलेंट है, अपनी नज़र जो है वो बनाए रखी है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो किस दिशा में जा रहा है। रही बात पॉलिसी रेट की, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है इसको अभी भी होल्ड पर रखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाता है तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो बैंक पर होती है और इसकी इम्पैक्ट इवेंचुअली इकोनॉमी पर देखने को मिलती है। बेसिकली सारी लोन्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको पैसों का फ्लो कट डाउन करना पड़ता है, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें ईजी होगी, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। तो फिर पॉलिसी रेट को अभी जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल जो है वो धीरे धीरे सेट होता जा रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राइस जो है उसके एक्सपोर्ट पर एक बैन लगाया है। और ऑनियन जो है अगर वो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आई थिंक 40% जितना टैक्स जो है वो सरकार ने लगाया है ऑनियन एक्सपोर्ट पर। बेसिकली सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि लोग जो है वो ऑनियन को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में वरना फिर इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। आई होप आपको इससे फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की याद आ गई होगी। और आप में से एक स्टूडेंट ने कमेंट भी की थी, और कमेंट में एक रिक्वेस्ट भी की थी कि फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस सीरीज़ जो है उसको फिर से स्टार्ट किया जाए, रीस्टार्ट की जाए, राइट। अब आपका क्या ख्याल है, आप बताइए मुझे, लेट मी नो, राइट। पहले मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदू वाली जो सीरीज़ है, ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स सीरीज़, इसको पहला जो माइलस्टोन क्रॉस करना है दैट इज़ 100 व्यूज़ पर डे का, राइट। ये कंसिस्टेंटली 1000 व्यूज़, राइट, 1000 व्यूज़ पर डे तक ये पहुँचे, उसके बाद कुछ नया करे तो सही रहेगा। आपका क्या विचार है, आप बताइए मुझे। एंड राइट, सो दिस वन इज़ सॉर्टेड। अब हम एक दूसरे विषय पर बात करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स। और एक और चीज़, राइट, बिफोर आई मूव अहेड, मैं एंड में ये चीज़ भूल जाता हूँ या फिर उतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाता हूँ, तो इस सीरीज़ को, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनकी लिंक्स भी दी गई है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू शेयर दिस सीरीज़, दिस वीडियो विथ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो उनके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन से विषय पर बात करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट, डिस्टेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एट COP 28। मैंने प्रश्न पूछा था, याद है ना, कि COP 28 जो है वो कहाँ पर होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न है ये। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? डेवलपिंग कंट्रीज शुड कंसिडर द टारगेट ओनली इफ नॉर्थ कमिट्स टू इक्विटेबल एब्सोल्यूट टारगेट्स डोमेस्टिकली। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ यानी कि डेवलप्ड देश, ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो ये जो आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, और वो ये कहता है कि COP 28 में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको नए टारगेट्स जो हैं उनको तभी मानना चाहिए या फिर उनको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए अगर ग्लोबल नॉर्थ के जो देश हैं, डेवलप्ड देश जो हैं, अगर वो एब्सोल्यूटली अपने डोमेस्टिक टारगेट्स पर फोकस करते हैं, इक्विटेबल एब्सोल्यूट टारगेट्स क्रिएट करते हैं, तभी हमें कुछ करना चाहिए, वरना इस पर इतना ज़्यादा जोर जो है वो नहीं देना चाहिए, राइट। ये दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट।
अब इसकी गहराई में जाते हैं। COP28 की मीटिंग दुबई में होने वाली है। डेट्स आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिखी हुई है, राइट, देख लीजिएगा जिनको नहीं पता है, राइट। और जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं दिया है तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द डेट्स विद यू गाइस, सॉरी। ओके, अब यह तय किया गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 2030 तक इसको ट्रिपल किया जाए। यानी कि अगर आज रिन्यूएबल एनर्जी से हम 1000 गीगावाट पैदा करते हैं, पूरी दुनिया 1000 गीगावाट अगर पैदा करती है, तो 2030 तक इसको 3000 गीगावाट की जाए। G20 में इस डिक्लेरेशन ऐसे गोल के तौर पर, वो G20 के डिक्लेरेशन में ये गोल के तौर पर हमें चीज़ जो है वो एज एन एस्पिरेशन के तौर पर हमें देखने को मिली थी। 2021 में ग्लोबल RES इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, RES का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये 3026 गीगावाट है रफली। आप समझ लीजिए, आंकड़ों पर उतने मत ज़्यादा जाइए वरना चीज़ें जो है वो आपको उतनी ज़्यादा मीन्स अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लेनी है। 2021 में दुनिया में 3000 गीगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा की जाती थी, राइट, की जा रही है। और एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है इसमें कोयला वोयला सब आ गया, तो ये 3000 जो है ना, ये इट इज़ 28% टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट टोटल, यानी कि हाउ टू से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, न्यू नहीं नॉन, और रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों का जो भी टोटल होता है, राइट, तो उस टोटल में से लेट्स से इसका टोटल जो है लेट्स से 10,000 है फॉर एग्जांपल, तो इस 10,000 में से 28% जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में से क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं तो उसमें 13% सोलार का है, विंड जो है वो ज़्यादा है 23%, ये ग्लोबल आंकड़ा है, हमारे देश का आंकड़ा नहीं है। और बाकी का जो है वो हाइड्रोजन और एक्सेट्रा से पैदा किया जाता है, राइट। और ये अगर आप देखेंगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड 10% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्लोबली, ठीक है। नाउ इसको ट्रिपल करने की बात है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी है वो 9000 गीगावाट करने की बात है। दैट मीन्स कि आने वाले 9 सालों के अंदर, या फिर 9 साल से भी कम वक्त है अभी हमारे पास, 2023 में तो हम पहुंच गए हैं, तो 6000 गीगावाट ऐड करने की बात है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जोर ऑफ कोर्स सोलर और विंड पर दिया जाएगा, क्योंकि हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप उतने ज़्यादा जल्दी तैयार नहीं कर सकते कंपेयर टू सोलर एंड विंड, राइट। हाइड्रो प्रोजेक्ट में वक्त लगता है, राइट, बहुत सारा वक्त लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो उस लेवल का होता है इसलिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। मीन्स जितना रिन्यूएबल में से पैदा करेंगे इट इज़ गुड फॉर द होल वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अलग अलग देश, अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो अप एंड डाउन रहती है। जैसे डेवलपिंग देशों को अगर आप देखेंगे तो 2010 से लेकर 2019 के बीच में चाइना और इंडिया में ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि उस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ नहीं आई, नए घर बने, राइट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। और अगर आप USA, यूरोपियन यूनियन को देखेंगे तो वहाँ पर उतना ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं, वो अपने एक पीक तक पहुँच गए हैं, वो अपने एक स्टैच्यूरेशन पॉइंट के बहुत नज़दीक हैं। तो वहाँ पर उतने ज़्यादा नए कंस्ट्रक्शन या फिर उतने ज़्यादा नए बिल्डिंग्स, रोड्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने बना लिया है। तो इट्स लाइक यू नो, आप जब नया घर लेते हैं लेट्स से, तो नया घर जब खरीदते हैं तो आपको सारी चीज़ें चाहिए, आप बल्ब लेंगे, एयर कंडीशन, टेबल, कितनी सारी चीज़ें जो हैं, एक समय तक आप चीज़ें जो हैं वो खरीदते जाएंगे। उसके बाद आपका घर जो है वो फुल हो जाएगा, उसके बाद आपको लगा अब ज़रूरत नहीं है, तब कभी कभार आप कहीं पर घूमने के लिए गए और कोई पेंटिंग आपको देखने को मिली और आपने खरीद ली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सेम थिंग गोज विद ए कंट्री एज वेल। एक कंट्री जो है, एक देश जो है, अगर वो बन चुका है, अगर डेवलप्ड हो चुका है, तो फिर वहाँ पर डेवलपिंग देश जितना उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब USA, यूरोपियन यूनियन, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में से वो उतना ज़्यादा मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में से उतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट मीन्स उनके एनर्जी के बास्केट में रिन्यूएबल का शेयर जो है वो बहुत ही कम है, लो है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर दूँ, लेट्स से कि अगर USA 10 गीगावाट
सोलार में से पैदा करता है, और अगर इनको अपना 2030 तक ये 10 में से 30 गीगावाट करना है, तो क्या ये कोई ऐसा टारगेट है जो अचीवेबल ना हो? इट्स वेरी इजी टू अचीव टारगेट कि 10 गीगावाट में से, अभी 10 गीगावाट है तो 30 गीगावाट करना इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन भारत का आप देखिए, भारत जो है वो समवेयर अराउंड 166 गीगावाट अभी हम पैदा कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स में से, और हमारा टारगेट है कि हम 500 गीगावाट जो है वो 2030 तक बनाएंगे। तो एज यू कैन सी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ऐसे जो देश है ना, यूरोपियन यूनियन है ऐसे क्षेत्र, या फिर यूएसए, तो स्टार्टिंग की जो लाइन थी ना नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ की, कि ग्लोबल नॉर्थ के देश जब तक अपने टारगेट्स को बराबर नहीं करते हैं तब तक हमें इसमें 2030 वाले टारगेट्स में कमिटमेंट जो है वो नहीं दिखाना चाहिए। अपने लेवल पर हम कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए कि जो डेवलप्ड देश हैं, डेवलप्ड क्षेत्र हैं, उनका प्रोडक्शन कितना है रिन्यूएबल एनर्जी में से, और ये कितना बढ़ाएंगे। उनके लिए ट्रिपल नहीं, उनके लिए 10 टाइम्स भी होना चाहिए। डेवलपिंग देशों के लिए ट्रिपल हो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए तो 10 गुना 5 गुना अगर बढ़ा रहे हैं तब कोई जाकर बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। और क्लाइमेट फाइनेंस जो उनको प्रोवाइड करना है, अभी हम देख रहे थे ना, बात कर रहे थे, आयरीना जो है यूएई बेस्ड इंस्टीट्यूशन, उसने क्या कहा, कल हमने देखा था आंकड़ा, $4.4 ट्रिलियन चाहिए हर साल अगर हमें नेट ज़ीरो टारगेट्स अचीव करने हैं तो, और उसके लिए चाहिए पैसे। और पेरिस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया था कि 2020 से हर साल ये जो डेवलप देश हैं वो एटलीस्ट $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे। अब ये भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये 4.4 ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वन थिंग दैट वी नीड इज़ कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करे, खास करके डेवलप्ड देशों को, और तब डेवलपिंग देश जो हैं वो इसमें कोई टारगेट्स तय करे, और तब जाकर हम इन सारी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। वरना फिर यही होगा कि मेहनत हम करते रहेंगे, हम पैसे जो हैं इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, और डेवलप्ड देश जो हैं वो जैसे पुराने तरीके से चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू टीच अस। तो ये हो गया दिस वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इट्स कॉल्ड इंडियाज डबल ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन 2.0 भी इसको कह सकते हैं, ब्रेन ड्रेन 2.0। पहले तो मैं आपको यह समझा दूं कि व्हाट इज ब्रेन ड्रेन एंड व्हाट इज ब्रेन गेन। ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन, राइट, GAIN, गेन, बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड चीज है। मान लीजिए APJ कलाम साहब जो हैं, उन्होंने यहाँ पर इंजीनियरिंग की, राइट, सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने सीखी, साइंस पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। अब उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स आ चुकी हैं, और अब लेट्स से कि वो USA चले गए। USA का जो डापरा या फिर डेपरा क्या है उसका, मुझे अभी ड्रापा ऐसा कुछ है, डापरा या फिर डारपा ऐसा नाम है कुछ उनकी। बेसिकली हमारी जैसे DRDO है वैसे USA की डिफेंस की एक एजेंसी है। तो अगर वो वहाँ पर जॉब करने के लिए चले गए तो भारत के लिए क्या होगा? भारत के लिए ब्रेन ड्रेन होगा। हमारा एक बहुत ही ब्राइट शार्प माइंड जो है वो हमारे देश छोड़कर दूसरे देश में चला गया। और USA के लिए अगर APJ कलाम साहब वहाँ पर जाते हैं तो USA के लिए ब्रेन गेन होगा। इन द सेम सेंस कि अगर कुछ सालों के बाद APJ कलाम साहब को ये रियलाइज़ होता है कि स्वदेश फिल्म वो देखते हैं और फिर उनको पता चलता है कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना चाहिए, कावेरी अम्मा की याद आ रही है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। तो दैट बिकम्स आवर ब्रेन गेन। समझ गया? दिस इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन गेन एंड दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ये डिफरेंस है। इंडियाज डबल ब्रेन ड्रेन। अब ये आर्टिकल ये कह रहा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। आर्टिकल हैं दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ब्रेन ड्रेन, और ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ भी एक आर्टिकल है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। अरविंद कृष्णा IBM के चेयरमैन और CEO हैं। उनका कहना यह है कि भारत में IBM का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर है वहाँ पर इनोवेशंस जो है वो काफ़ी बुलिश हो रहे। बुलिश यानी कि बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर रिसर्च, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे देश में
इसकी रिसर्च और ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसकी वजह से ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बूम आ रहा है। बहुत सारे पैसे जो हैं ये सारी कंपनीज कमा रही हैं, IBM एक्सेट्रा, जो भी ग्लोबल कंपनीज या फिर जिनको हम MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो हमारे देश में ऑपरेट करती हैं, राइट। यहाँ पर हमारे देश के लोग जो है उनको रिक्रूट किया जाता है, एंड दिस इज ए ब्रेन ड्रेन 2.0। पहले जो ब्रेन ड्रेन था ना, वैसा होता था कि आपको USA का वीज़ा निकाला, जर्मनी का वीज़ा निकाला और वहाँ पर गए, वहाँ पर सेटल हो गए और वहाँ पर जॉब करें, तो हम उसको ब्रेन ड्रेन मानते थे। अब ऐसा है कि ये सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं, हमारे लोगों को रिक्रूट कर रही है, हमारे लोगों का जो दिमाग है, उनकी जो टैलेंट है, स्किल्स हैं, ऑफ कोर्स वो कोई मुफ्त में तो नहीं कर रहे हैं, सैलरी दी जा रही है, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं और जो इम्पैक्ट वो ग्लोब पर क्रिएट कर रहे हैं, लोग हमारे हैं, ब्रांड उनकी है, कंपनी उनकी है, मालिक वो हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे वो और ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो अब ये नया वाला जो ब्रेन ड्रेन 2.0 है ना, वो हमारे देश में ही हो रहा है, विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बैठे बैठे ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। और हमारी जो डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये माइग्रेट हो रही है फॉरेन कंपनीज में। समझ रहे हैं ना आप कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि नई नई चीज़ें हमारे देश के लोग शोध रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो किसी दूसरी फॉरेन की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं और फ़ायदा उन कंपनीज को हो रहा है। एग्जीक्यूटिव जॉब प्रेफरेंस, आप देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है, राइट। एंट्री लेवल की बात नहीं है, एग्जीक्यूटिव जॉब्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो किसी को दिया जाता है दैट इज़ फॉरेन कंपनीज को, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग हो, कंज्यूमर गुड्स हो। लोग यही प्रेफर करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स यही प्रेफर करते हैं कि उनको कोई बड़ी सी MNC जो है उसमें जॉब मिल जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, टाटा, रिलायंस, बजाज महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL एक्सेट्रा। और उसके बाद यस ये बात हकीकत है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनका नंबर आता है, और ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि पहले जो ऐसा था ना कि पब्लिक सेक्टर में एक बार जॉब मिल गई तो फिर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, फिर कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, ये वो शादी हो जाएगी, व्हाटएवर, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई हैं, और फिर वहाँ पर सैलरी भी कम होती है। अगर आप एक MNC में काम करते हैं तो काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन सैलरी भी उतनी अच्छी होगी। मेरे ही एक दोस्त की बात करूँ तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर एक कंपनी में काम कर रहे थे, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था गुजरात सरकार का, तो वहाँ पर काम कर रहे थे। तो उनकी सैलरी जो थी वो कम थी, काम भी कम था, लेकिन सैलरी कम थी। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक जो है उसमें उनको जॉब मिल गई, और उनकी सैलरी भी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, लेकिन उनको काम करने का मज़ा भी आ रहा है। अब उनको दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ, वो सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क कर रहे थे, उनको अपने भविष्य धुंधला नज़र आ रहा था, पता नहीं था कि नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा। लेकिन अब जिस बैंक में वो काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे एक सिक्योर जॉब भी मिल चुकी है, भले ही सिक्योर इन द सेंस कि अब उनका करियर जो है वो अच्छा ग्रो होगा, आगे चलकर 5 साल के बाद शायद वो एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। आज भी वो एक अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन सो प्रेफरेंस जो है वो कंपेयर टू, और रियलिटी भी ये है। अब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर, IAS बनने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IAS बन सकते हैं या फिर उतनी कैपेसिटी है उनकी, राइट, लेकिन वो IAS नहीं ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर पैसे कमाने हैं तो फिर करप्शन करना पड़ेगा, वो उनको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। उससे अच्छा है कि वो कोई MNC में काम कर ले, राइट। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की सैलरीज होती है, उससे ज़्यादा भी सैलरीज जो है 20-20 लाख रुपए भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि किस पोस्ट में और कैसा आपका पूरा बैकग्राउंड है, राइट। मल्टीनेशनल कंपनीज का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए होता है, सैलरी अच्छी होती है, ट्रैवल और इमिग्रेशन का भी मौका मिलता है। मेरा एक दोस्त है, वो अभी आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, ही वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, पुणे में काम करता था, और फिर वो अभी कुछ समय से UK में है, और प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई टेक जायंट्स जो है ना वो बहुत ही पुरानी कंपनीज हैं, इसलिए उनकी अच्छी ग्रिप है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, रिलायंस 50 साल पुरानी है, TCS को 55 ईयर्स हो गए, इन्फोसिस 42 ईयर्स ओल्ड है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो नेटफ्लिक्स 26 ईयर ओल्ड है, गूगल 25, फेसबुक 19, अमेजोन 29, एप्पल जो है वो ऑफकोर्स बहुत पुरानी कंपनी है, राइट, लगभग 50 ईयर्स अब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि टेक कंपनीज नई मीन्स बहुत पुरानी है, हमारी की कंपनीज पुरानी है। भारतीय एयरटेल जो है वो इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर रही है, लेकिन इनका एक्सपांशन है जो ज़्यादातर अफ्रीका में है, राइट। अफ्रीका इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई वहाँ पर माइग्रेट
करना मीन्स यूएसए, यूके, जर्मनी, वहाँ पर अगर माइग्रेट होने को मिल रहा है तो लोग प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर आपको फिर केनिया, कॉन्गो वहाँ पर जाना पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि भाई मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, यू नो व्हाट आई मीन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 68 ईयर्स पुरानी है, राइट, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करें तो, लेकिन और दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी ब्रांचेस है, लेकिन क्या कोई मेजर प्लेयर इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा? ऑफ कोर्स नो, राइट। सो दिस आर द थिंग्स। तो हमारे जो टॉप टैलेंट हैं वो फॉरेन कॉरपोरेशन को प्रेफर कर रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं तब तो वहीं की कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब फॉरेन की कंपनीज को ही प्रेफर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो ये कहता है कि 2023 में 6,500 मिलियनर्स जो हैं वो हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पर टर्मोइल और सेफ्टी के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए वो देश को छोड़कर जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स उनके बच्चे जो हैं उनका भी एजुकेशन और सारी चीज़ें वहाँ पर होगी, तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ही सेट हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि हमारे देश के जो मिलियनर्स हैं, राइट, और 2022 में कुछ 7,000 जितने मिलियनर्स ने हमारे देश को छोड़कर वो चले गए। जो हाई नेटवर्क वाले जो लोग होते हैं, हाई नॉट नेटवर्क सॉरी नेटवर्थ, राइट, हाई नेटवर्थ वाले जो लोग हैं वो भी देश को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक डबल ब्रेन ड्रेन है, राइट। वो अपने पैसे, अपनी वेल्थ, अपनी एसेट्स जो हैं वो लेकर फिर दूसरे देश चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर देखिए, अब इसका कनेक्शन आप लगाइए, अब आप सोचिए इसके बारे में। ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, क्यों ऐसी चीज़ें हैं? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स दूं आपको। दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं। क्राइम जो हैं जिस प्रकार के हो रहे हैं, और क्राइम चलो यूएसए में भी होते हैं, यूके में भी होते हैं, लेकिन क्राइम को कितना स्पीडीली सॉल्व हमारे देश में किया जाता है और वहाँ पर कैसे किया जाता है। फिर रोड से लेकर, पानी से लेकर, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ में हम कहाँ पर हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, ये सारे रीजंस हैं, इसकी वजह से लोग जो हैं वो हमारे देश को छोड़कर जा रहे हैं। हमारे देश के लोग जो हैं वो देश को छोड़कर इसलिए जा रहे हैं, समझे आप? तो इसके बारे में सोचिएगा आप। Now let's talk about the next one. Again, a very interesting article. India's forest policy needs revaluation. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और ये आर्टिकल लिखने वाले दो लोग हैं। पायोनियर का ये आर्टिकल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये जो लोग हैं ये गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठे ऑफिसर्स ने ये आर्टिकल लिखा। और इस आर्टिकल में हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि जो टॉप लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जिस प्रकार से नए बदलाव किए गए हैं, और ये सारे बदलाव की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इस आर्टिकल में लिखी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। Any so-called economic development at the cost of forest is going to invariably hit vulnerable groups who depend on them. कितना सही आर्टिकल होगा, आप सोचिए। यहाँ से ही आपको पता चल गया ना कि ये आर्टिकल में क्या पढ़ने को मिलेगा। एनी सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब भी किया जाता है तो ये बताया जाता है कि गरीबों का भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा, राइट, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, आप एक जगह पर जॉब्स जनरेट कर ले हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट पर जो लोग डिपेंडेंट हैं, जो सदियों से या फिर जनरेशन से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे, आपने उनका जो जीवन है, उनको उनका ट्रेडिशन, यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं हो रही है, गांव के लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, तो उनका जो जीवन एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा था फॉरेस्ट पर, जो डिपेंडेंस था, वो हमेशा हमेशा के लिए आपने ख़त्म कर दिया, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। नाउ लेट्स, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं, राइट। हमारे देश के जो फॉरेस्ट हैं काफ़ी डाइवर्स हैं और काफ़ी वास्ट हैं। हर प्रकार की कैटेगरी के फॉरेस्ट जो हैं वो आपको हमारे देश में देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटीज़ में ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया भी गए हैं। फॉरेस्ट जो हैं ये हमारे रक्षक भी हैं, गार्डियंस हैं। इकोलॉजिकल लॉस और क्लाइमेट चेंज से हमें कोई बचा सकता है तो ये है हमारे वन, हमारे फॉरेस्ट। और एक बहुत अच्छी फिल्म याद आ रही है मुझे, कांतारा। उसमें यही दिखाया गया है ना कि कांतारा जो है उसमें फॉरेस्ट में बेसिकली फॉरेस्ट की रक्षा करने वाले एक देव होते हैं। आपको कहानी पता होगी उसके बारे में। फॉरेस्ट जो हैं ये वेदर को लेकर भी एक बफर के तौर पर काम करते हैं कि जब तक फॉरेस्ट अच्छे हैं, फल फूल रहे हैं, तब तक वेदर से भी हमें रक्षा मिलेगी। पानी के सोर्सेस, इसी के साथ साथ इरोशन को रोकना, पानी के सोर्सेस को सिक्योर करना, जो इरोजन होता है उसको रोकना, और खेतीबाड़ी के लिए भी फॉरेस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ओवरऑल फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे
जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना, फॉरेस्ट के बिना जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है ये इकोसिस्टम के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये पूरी इकोसिस्टम जो है उसके हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इकोसिस्टम को कोई पहुंचा रहा है तो वो हमें, हम सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं लेकिन हम खुद के ही नुकसान कर रहे हैं। मीन्स वो कहानी याद होगी आपको, स्कूल में आती थी ना वो कहानी कि एक लकड़ी काटने वाला जो है वो एक पेड़ पर चढ़कर जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था, राइट। फिर किसी ने उसको समझाया कि भाई तू मूर्ख है, क्या कर रहा है, वहाँ से गिरेगा तो खुद मर जाएगा। हम वही चीज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें यह भी बताया गया कि भाई खुद मर जाओगे, लेकिन फिर भी हम इतने मूर्ख हैं कि हम इस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो जो सस्टेनेंस कहते हैं, यानी कि जीवन जीने के लिए भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। द थिंग इज़, आज का जो हमारा मॉडर्न डाइट है ना, वो लगभग 30 ऐसी डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़ पर चल रहा है, राइस, व्हीट, मेज़ एक्सेट्रा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है राइस, व्हीट, मेज़ एक्सेट्रा, ये इसके अगर आप रूट में जाएंगे, इनके पेरेंट रूट्स जो हैं वो आपको जंगल में ही देखने को मिलेगी। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जंगल से ही आई है, राइट। एक समय पर ये पृथ्वी पर हर दिशा में, हर जगह पर जंगल ही थे। अब हमारे यहाँ पर क्या होने लगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट, बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर फिल्म। आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी फिल्में ही देखते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इंटरस्टेलर देखी होगी शायद, क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर, वक्त निकाल कर देखिएगा। इसमें बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया था पृथ्वी पर, उस कहानी में यही है कि एक के बाद एक फसलें जो हैं, एक के बाद एक क्रॉप जो है वो बर्बाद होने लगे थे, ख़त्म होने लगे थे। इसलिए इस पृथ्वी को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने की एक आवश्यकता जो है वो क्रिएट हुई थी। उस कहानी में ऐसा है। अब हमारे यहाँ पर सिचुएशन ये हो चुकी है दोस्तों कि फॉरेस्ट जो है उसकी डेफिनेशन को एक मीन्स एक बहुत बड़े लेवल पर चेंज किया गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें मेडिकल प्लांट्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, उन सारी चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। आई एम इंटरेस्टेड हियर इन दिस। 2 साल में एक बार जो रिपोर्ट आता है FSI का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पर देखिए, अगर 1 हेक्टेयर जगह है और इस 1 हेक्टेयर जगह में अगर 10% से ज़्यादा, 1 हेक्टेयर का 10% जो है उससे ज़्यादा अगर कैनोपी है, यहाँ पर पेड़ हैं, राइट, तो इसको फॉरेस्ट माना जाएगा। और हमारे देश में टोटल जो जगह है उसमें से 22% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। अब देखिए डेफिनेशन कैसी है। ये कोई डेफिनेशन, ये फॉरेस्ट है क्या? हम सब समझते हैं दिस इज़ नॉट फॉरेस्ट। ये एक प्रकार का असनीर क्या कहता है, दोगलापन है। दिस इज़ प्योर दोगलापन। फॉरेस्ट जो होते हैं वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो कुदरत ने क्रिएट किए हैं, वो नेचर ने क्रिएट किए हैं। लार्ज कंटिन्यूस फॉरेस्ट, बैकग्राउंड में आपको जो दिख रहा है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट। हर प्रकार की वैरायटी, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट में अलग अलग वैरायटी मिलती है। लेकिन अगर आप कुछ जगहों पर लेट्स से ये कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन कर देते हैं, और जो निकोबार है ना, वहाँ पर आई थिंक 9 लाख जितने पेड़ काटने की बात है निकोबार में। और पता है वो 9 लाख पेड़ जब काटे जाएंगे तो उनको कहाँ पर नई जगह पर जो उगाना पड़ेगा, तो ये तय किया गया कि वो हरियाणा में उगाए जाएंगे। इसका कोई लॉजिक है क्या? निकोबार कहाँ पर है, हरियाणा कहाँ पर है? निकोबार में आप पेड़ काट रहे हैं और फिर इसका बहाना ये दे रहे हैं, या फिर ये बता रहे हैं कि भाई ये पेड़ जो है वो हम हरियाणा में उगाएंगे और वो जंगल बनेगा। तो वो जंगल थोड़ी है, वो एक प्रकार का प्लांटेशन हुआ। आप कुछ लिमिटेड वैरायटी के प्लांट्स जो हैं वो उगाएंगे, वहाँ पर ग्रीन आपको दिखेगा, चलो अच्छी बात है कि हम पेड़ उगा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये ऐसे प्लांटेशंस करने से हम वहाँ पर वन क्रिएट करें, तो दैट इज़ नॉट अ वन एट ऑल, राइट। दैट इज़ जस्ट अनदर प्लांटेशन, दैट्स इट। नेचर जो है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। नेचर ने जो फॉरेस्ट क्रिएट किया उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का आंकड़ा ये कहता है 2002 से लेकर 2020 तक भारत में 3490 स्क्वायर किलोमीटर का जो नेचुरल फॉरेस्ट था वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 जो है, ये फॉरेस्ट में चीज़ों को डाइवर्स करना, या फिर आपको वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई रिजॉर्ट बनाना है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईजी कर दी है सरकार ने, राइट। यू विल बी सरप्राइज्ड। स्ट्रिक्ट होनी चाहिए उसकी जगह पर,
सरकार ने इसको ईजी कर दिया। और अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 को देखें तो इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। आपने कुछ बर्बादी की तो फिर आपको पेनल्टी पे करनी, पेनल्टी पे कर दीजिए एंड यू आर फ्री टू गो। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मीन्स लॉज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो चुके हैं एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। इससे बहुत सारा नुकसान जो है वो होगा। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी डेफिनेशन ही इतनी ख़राब है कि इसमें हम क्या करें। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन ऑफ द डे, चेंजिंग द वे द पोस्टमैन नॉक्स। इंटरेस्टिंग। The new Post Office Bill 2023 ensures that various citizen-centric services will have a strong legal framework. द हिंदू का ये आर्टिकल है। न्यू पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो है ये पुराना 1989 वाला जो एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा और अब पोस्ट ऑफिस का रोल जो है वो बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक चीज़ों को या फिर सिटीजन सर्विसेज को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर किया जाएगा। द रीज़न इज कि हमारे देश में सबसे अच्छा नेटवर्क अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का है तो दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है तो दैट इज पोस्ट ऑफिस। जितनी जगहों पर बैंक नहीं है वहां पर पोस्ट ऑफिस है। बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर पोस्ट ऑफिस है, राइट। तो पोस्ट ऑफिस ग्रास रूट तक पहुंची हुई एक सिस्टम है, राइट। तो इसका इस्तेमाल हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो नया पोस्ट ऑफिस बिल है तो उसमें डायरेक्टर जनरल जो हैं, डीजी जो हैं, उनको पावर दिए गए हैं कि वो नई नई चीज़ें इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है हर एक रिवीजन के लिए लेना ज़रूरी नहीं है, डीजी लेवल पर ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर विधवा सहाय जो हैं तो वो देनी है तो आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन का कैंपेन्स करने हैं तो वो वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर पहुँच गई आपके गांव तक अगर कोई भी एक ब्रांच है तो, ठीक है। पहले सिर्फ लेटर्स भेजने का काम ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव जो हैं वो अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर किए जाएंगे। मुझे लगता है फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि पोस्ट ऑफिस जो हैं इट विल बी लाइक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहाँ पर आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल की सारी, खास करके सेंट्रल लेवल की सारी चीज़ें जो है वो उस पोस्ट ऑफिस में ही आपको मिल जाएगी, राइट। पोस्ट ऑफिस का नाम भी शायद चेंज हो जाए फ्यूचर में, आई डोंट नो, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में ही कुरियर, एक्सप्रेस, पार्सल सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे देश में ऑनलाइन शॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं और कुरियर्स जो हैं, राइट, जैसे आप समझ लीजिए कि अमेज़ोन जो हैं वो एक अमेरिकन कंपनी है। अब अमेज़ोन ने यहाँ पर इतना अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर लिया, उससे अच्छा नेटवर्क हमारा पोस्ट ऑफिस का है। तो कुछ रूल्स चेंज किए जाए तो बहुत सारा बिजनेस जो है वो पोस्ट ऑफिस को मिल सकता है और इसके माध्यम से बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट हो सकती हैं। जस्ट इमेजिन कि अमेज़ोन के सारे डिलीवरी के काम जो हैं वो अगर इन हाउस कर रहे हैं और उनको लगे कि भाई इसको हम आउटसोर्स कर दें और पोस्ट ऑफिस सारी चीज़ों को डिलीवर करे सिक्योरली, प्रोफेशनली, तो एज यू नो कि बिज़नेस जो है वो पोस्ट ऑफिस का भी काफ़ी बढ़ेगा और इन द सेंस कि हमारा भी मीन्स जॉब्स भी जनरेट होगी, अमेज़ोन को भी फ़ायदा होगा और हमें भी होगा, पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट को, इन द सेंस, राइट। सो इट्स विन विन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। और नया जो बिल है तो उसमें डिजिटल कोड्स की बात है, राइट। फ्यूचर में जियो स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स आएंगे, राइट। तो लोकेशन जो है मीन्स सॉर्टिंग जो है, कोई लेटर है या फिर पार्सल है तो उसका सॉर्टिंग और इसकी एक्यूरेसी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी जब डिजिटल कोड्स आएंगे, राइट। अभी फिजिकल एड्रेस पर जो हमें सामान मिलता है वो डिजिटल कोड के माध्यम से हमें मिलने लगेगा, तो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी in terms of delivery. So these are the things that we find in this particular article, and that's basically everything in today's discussion. Dear friends, thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.